गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी में अगला टॉपिक इकोलॉजी शुरू करेंगे। इकोलॉजी में हम जीवों और उनके बीच पारस्परिक तथा उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। ये जो ब्रांच है इकोलॉजी वो लैटिन वर्ड आइकॉस तथा लॉगॉस से मिलकर बनी है। आइकोलॉजी या इकोलॉजी के अंतर्गत हम जीव समुदाय का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करके हम उनके वनस्पति जीवों और अजैविक जो घटक हैं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करके उनके आपसी इंटरेक्शन का विस्तृत जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। और इस इकोलॉजी के बारे में आपको सामान्य तौर पर जो शब्द यूज किया जाता है दूसरा शब्द इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए, पर्यावरण और बायोलॉजी यानी जीव और लॉगिस मतलब उनका अध्ययन। इकोलॉजी उस वातावरण का जीवों के साथ संबंध का अध्ययन जहाँ पर हम रहते हैं, या एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है एनवायरमेंट जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है, और बायो मतलब जीव और उनका आसपास पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी देने वाले व्यक्ति रीटर थे। रीटर ने इकोलॉजी की परिभाषा दी और इकोलॉजी को एक विशिष्ट शब्दों में बांध करके उसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताया। इसलिए रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। और अगर कहा जाए इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा आर मिश्रा, यानी राम मिश्रा, ये फादर ऑफ इकोलॉजी। और वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर को कहते हैं, जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारियाँ हमें दी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम एबायोटिक और बायोटिक जो घटक हैं उनके बीच में आपसी इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी इन ऑर्गेनिज्म में इकोलॉजी का शुरुआती जो शब्द इकोलॉजी शब्द यूज किया था। बाद में हीकल के द्वारा शब्द जो यूज किया गया इकोलॉजी, उसकी विस्तृत व्याख्या रीटर ने की और उसके बारे में आर मिश्रा ने और आगे जानकारियाँ इकट्ठी की। 20वीं शताब्दी में इकोलॉजी एक बड़ी महत्वपूर्ण ब्रांच के तौर पर उभरी है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम विकास की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगे हैं और उस अपने लाभ की प्रकृति के कारण हमने सिस्टम के बीच में जो संतुलन की कड़ियाँ थी उनके महत्व को नहीं समझा, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
और जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तब समाधान के लिए हमने उस पर अध्ययन शुरू किया और उस अध्ययन के बाद पता चला कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र था, इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी भी कहते हैं हिंदी में, तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम था, उसकी बहुत सारी जो कड़ी है, उस कड़ी में से अगर कोई भी एक कड़ी टूट जाती है, पूरा सिस्टम की जो चैन है वो रिसाइकिल नहीं हो पाती और उस कारण से बहुत सारी समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं। वो कड़ी प्रकृति ने अपने आप बना रखी थी, इकोसिस्टम अपने आप बैलेंस था, मनुष्य भी वैसे ही था जैसे विभिन्न जीव जंतु, शेर, चीता, भालू, पेड़ पौधे, घास, उसी तरह एक मनुष्य भी जीव था। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी क्षमता विकसित होने के बाद उन सब के ऊपर होल्ड करनी शुरू कर दी और सभी चीज़ों को अपनी सुविधा के हिसाब से नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उसी नियंत्रण का परिणाम आज इकोलॉजी का अध्ययन है। अगर ये समस्याएं नहीं होती तो शायद हम इस विज्ञान की इस दिशा पे विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करते। पुराने जो सिलेबस में इकोलॉजी उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं था, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल बायोलॉजी आज की फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बायोलॉजी की फील्ड में जो आपको जीवों के बीच में पारस्परिक संबंधों, उन पर विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फैक्टर्स के प्रभाव, उस पर उन फैक्टर्स के घटने या बढ़ने से उनके फ्लक्चुएशन का क्या प्रभाव जीवों की पॉपुलेशन पर पड़ता है, उनके जीनोटाइप पर, फिनोटाइप पर पड़ता है, उनकी प्रकृति पर पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। आज हम उस पर अध्ययन जो शुरू किए हैं उसके पीछे कारण आज की बढ़ती हुई परिस्थितियाँ हैं। तो हमने आपको बताया कि कोई भी जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के कई लेवल हैं, फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट या इकाई है, ऑर्गेनिज्म। आपको एक इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले डिस्कस करें। ऑर्गेनाइजेशन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में पहली इकाई क्या है? इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो धीरे धीरे ये कड़ी बढ़ती चली जाती है। तो आप कोई ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनाइजेशन की पहली इकाई है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किसी जाति विशेष का हो सकता है। तो सिंगल इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल है, यानी ये जो एक व्यक्ति है वो क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर यूनिट वो सिंगल ऑर्गेनिज्म है और विशेष ऑर्गेनिज्म के समूह को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या मेंबर्स ऑफ सम स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का या जीवों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। यानी एक प्रजाति के बहुत सारे जीव अगर इकट्ठे हो जाए
पॉपुलेशन, ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑर्गेनिज्म था और उसका समूह कहलाता है पॉपुलेशन, और विभिन्न पॉपुलेशन का समूह क्या कहलाता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ शामिल हो, इसको कहते हैं आपका ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार के ग्रुप होंगे। तो पहले देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इकोलॉजी में आपको हमने पहले चीज़ बताई कि इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं? एक बायोटिक एंड बायोटिक, इन दोनों का आपसी इंटरेक्शन रहता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। इस इंटरेक्शन में हमने बायोटिक फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा। बायोटिक फैक्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बायोटिक फैक्टर में पढ़े। बायोटिक फैक्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो जीव है वो है बायोटा, और बायोटिक फैक्टर में प्रत्येक किसी प्रजाति की एक जीव की संख्या यानी सिंगल इंडिविजुअल वो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। एक ऑर्गेनिज्म का समूह, ग्रुप ऑफ सम स्पीशीज या मेंबर ऑफ सम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म का समूह पॉपुलेशन कहलाता है, और विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन के समूह कम्युनिटी कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा कम्युनिटी में भी हैबिट के अनुसार कम्युनिटी कई प्रकार की होती है। जैसे ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन ऐसी है जीवों की जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर्स हैं यानी परभक्षी हैं। इनमें जो नेचर पाया जाता है फीडिंग हैबिट का वो सब कॉमन है। दूसरे हैं जिनमें पैरासिटिज्म है, इनमें क्या पाया जाता है? आपसी कम्युनिटी में आपस में क्या पाया जाता है? कॉम्पिटिशन पाया जाता है। आपस में कम्युनिटी में जो ग्रुप है उनमें आपस में एक दूसरे से कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सभी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से आपसी संघर्ष या इंटरेक्शन भोजन के लिए चलता रहता है। हार्बीवोरस कार्निवोरस खाएंगे, कार्निवोरस में प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शरी कार्निवोरस की एक सीरीज है। तो ये इंटरेक्शन आपस में जीवों का रहता है। ये कम्युनिटी आपस में इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और एक दूसरे को खा करके सिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। और इन सब का समूह विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज आपस में मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी कम्युनिटीज के मिलने से क्या होता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। अब एक इकोसिस्टम में हम क्या करें? एक स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म होगा। इस तरह के उस इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज हैं, यानी हर स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चरल यूनिट अलग होगी, उनका समूह पॉपुलेशन अलग होगा, उन पॉपुलेशन का समूह कम्युनिटी होगी और उन कम्युनिटी के बीच में आपसी इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन इत्यादि एक्टिविटीज होगी। और इस तरीके से विभिन्न कम्युनिटीज जहाँ एक साथ शामिल हैं
उनके आपसी संबंध शामिल हैं, उन सब का अध्ययन हम इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। और कोई इकोसिस्टम जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन पाया जाता है, वह इकोसिस्टम इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट कहलाती है। इस तरह से पता था कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑर्गेनिज्म है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो हमारी फंक्शनल यूनिट है, उस फंक्शनल यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। हम इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं, और एक बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के लैंडस्केप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैंडस्केप। ठीक है। लैंडस्केप एक विशेष क्षेत्र जो एक इकोसिस्टम का समूह है, जहाँ विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप देखते होंगे, एक मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, फिर इन क्षेत्रों का जो समूह है, जिसको कहेंगे लार्ज एरिया विथ स्पेसिफिक वेजिटेशन इज कॉल्ड बायोम। बहुत सारे लैंडस्केप का समूह क्या कहलाता है? बायोम। बायोम के बारे में हमने क्या आपको डेफिनेशन दी? बायोम इज ए लार्ज एरिया विद स्पेसिफिक वेजिटेशन। बायोम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। बायोम इज ए लार्ज एरिया with this specific vegetation। जहाँ विशेष तरह की वेजिटेशन बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाए, ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं बायोम। जिसे आपने देखा होगा, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, टेरेस्ट्रियल रीजन, ठीक है, टेम्परेट जोन, फॉरेस्ट जोन। तो एक विशेष तरह के क्लासिफिकेशन, यहाँ गर्म उष्णकटिबंधीय वन पाए जा रहे हैं, कहीं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, या कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। तो पूरा बड़ा सा एरिया, जहाँ एक बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप जहाँ पर एक सा एरिया वनस्पति और इन्वायरमेंटल समानता पाई जाती है, उसको बोलते हैं बायोम। और विभिन्न बायोम का समूह कहलाता है बायोस्फीयर। बहुत सारे बायोम का समूह क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक बड़ी यूनिट है, जिस बायोस्फीयर के अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक क्वालिटी के आधार पर हम बायोस्फीयर को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे जो स्थलीय भाग है, जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं
लिथोस्फीयर, स्थलीय भाग लिथोस्फीयर। जो इन्वायरमेंटल पार्ट है इसको कहते हैं हम वायवीय भाग, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और तीसरा जो जलीय भाग है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये 3 प्रकार के बायोस्फीयर पृथ्वी में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक छोटे झील से शुरू होता है जिसकी स्ट्रक्चर यूनिट है और पूरी पृथ्वी उसमें शामिल हो जाती है। धीरे धीरे ये रेंज बढ़ती जाती है जिसको हम क्रमशः ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर में 7 चरणों में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 स्टेप हमने पढ़े हैं, एक स्टेप का सिस्टमेटिक अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उसमें 7 लेवल न देकर के 4 लेवल दिए गए हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो। आपसे अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की लिमिट चुकी है नीट के पेपर में और नीट पेपर आता है तो ये मालूम है हमें कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, तो एनसीईआरटी के तो जो सिलेबस का जो बेसिक आधार है वो उस पर इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ 4 इकाइयाँ बताई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इकाई में पहला ऑर्गेनाइजेशन की इकाई है स्ट्रक्चर यूनिट। ऑर्गेनिज्म का समूह पॉपुलेशन, विभिन्न पॉपुलेशन का समूह कम्युनिटी और सब मिलकर के बायो का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न जीवों के बीच में आपसी इंटरेक्शन हमें बायो में देखने को मिलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी आपस में इंटरेक्शन करके बायो के विशेष रिजल्ट को हमारे सामने देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका डिजर्ट एरिया है, डिजर्ट एरिया, डिजर्ट क्या हो गया? बायोम हो गया। अब डिजर्ट बायोम में आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। पानी की कमी होने से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। इस तरह से ग्रासलैंड एरिया है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी की अलग स्थितियाँ हैं। तो विभिन्न एबायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और वाटर, 2 फैक्टर ऑपरेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कोई भी इकोसिस्टम आप पढ़ते हैं तो उस इकोसिस्टम में हमने शुरू में बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक 2 फैक्टर है। इसका एक तरह चार्ट बना लें। ये बात क्लियर हो गई कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो, ये 4 स्टेप एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आपको इससे आगे तो इकोसिस्टम का एक चार्ट बना लें।
दो फैक्टर होता है, बायोटिक है ए बायोटिक। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, इस तीन भागों में हम बायोटिक सिस्टम को डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर में प्लांट आएंगे, उसके बाद कंज्यूमर्स में एनिमल्स हैं और डिकम्पोजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस साइकिल को विभिन्न इकाइयों को वापस मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और एबायोटिक फैक्टर में आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर तीन पार्ट आते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, और तीसरे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके टोपोग्राफिक फैक्टर। अब ये आपका एबायोटिक फैक्टर का जो वर्गीकरण है, उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर में आपका लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, विंड फ्लो, हवा का प्रवाह क्या है, बहाव की दिशा क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, तापमान कितना है, जल की उपलब्धता कितनी है, ये सब फैक्टर आप क्या करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत। एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत हम सॉइल, मृदा और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और टोपोग्राफिक फैक्टर में हम किसी एरिया में जो एल्टीट्यूड है, स्लोप है, जैसे आप माउंटेन देखते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने पर मौसम ठंडा होता जाता है, या लॉन्गिट्यूड देखते हैं, अक्षांश या रेखांश रेखा में देखते हैं, तो अक्षांश रेखा और एल्टीट्यूड की हाइट के साथ ऊपर जो परिवर्तन हो रहा है, वो भी परिवर्तन प्रकाश की तीव्रता में अंतर के कारण आ रहा है। आप देखते होंगे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो बीच वाला जो क्षेत्र है, सदाबहार वाला क्षेत्र, क्योंकि बारिश, पानी की कमी नहीं होती, पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, धूप प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ऐसे में सदाबहार फॉरेस्ट एरिया में विकसित होता है। उसके बाद धीरे धीरे बारिश की कमी होने के कारण डिसिडुअस फॉरेस्ट विकसित होते हैं, फिर टेम्परेट जोन, उसके बाद पोलर जोन। फिर जोनेशन देखते हैं कि हम एल्टीट्यूड के कारण या लॉन्गिट्यूड के कारण चेंज होने के कारण देखने को मिलते हैं। ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं हम टोपोग्राफिक फैक्टर। किसी माउंटेन में जो पहाड़ की दिशा है, ढाल की दिशा, दूसरा ये जो है पश्चिम है, ये पूरब है, तो प्रकाश की तीव्रता इस क्षेत्र में क्या होगी और इस क्षेत्र में क्या होगी, इसका सीधा प्रभाव आपको एजुकेशन पर पड़ता है। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर को मिलाकर के हम पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार जो विभिन्न फैक्टर के नाम हमने लिए हैं, इन सब फैक्टर का
किसी भी जीव की प्रोडक्टिविटी पर सीधा योगदान होता है। जिसे आप देखेंगे कि कोई भी एरिया है, उस एरिया में बायोम में हम बता रहे हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, विंड, सॉइल का टाइप और एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इसको समझाने के लिए एक चार्ट एनसीईआरटी बुक में बना है, उस चार्ट को हम बना देते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस चार्ट में टेम्परेचर और वाटर, बारिश के बीच में संबंध के साथ प्रोडक्टिविटी को दर्शाया है। जैसे आपने भी कहा कि बायोम कई प्रकार के होते हैं। तो अब आपका तो ठीक है, नीचे में भाग है, यहाँ से 0 डिग्री पर जो लिखा है यहाँ इक्वेटर, और इक्वेटर से पर सूर्य का प्रकाश है सीधा पड़ता है, इस कारण से क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है, और सूर्य प्रकाश 90 डिग्री पर पड़ता है, सीधा लंबवत किरण पड़ती है, इस कारण से यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है। जैसे जैसे किरणें सूर्य प्रकाश की तिरछी बढ़ती रहती है, प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है, साथ में देखेंगे आप दूरी भी बढ़ती है प्रकाश की। तो यह है सन, ये है अर्थ, क्या है ये? तो प्रकाश की तीव्रता सूर्य से दूरी भूमध्य रेखा पर तक पहुंचने में कम दूरी तय करना पड़ती है, और सूर्य की किरणों को ध्रुवों तक पहुंचने में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ती है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ में प्रकाश की उष्णता घटती जाती है, और साथ में जो एंगल है वो भी चेंज हो जाने से प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन लेवल है वो बढ़ता जाता है। ये ऐसे आप देखते हो कि सुबह का जो प्रकाश होता है, तो सुबह का एंगल चेंज होने के कारण प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कम होता है, प्रकाश की तीव्रता कम होती है, और वही जब दोपहर के 12 बजते हैं तो वही प्रकाश, सूर्य वही है लेकिन उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो वही तीव्रता के आधार पर पृथ्वी में इस तरह के क्लाइमेटिक जोन बन जाते हैं। इन क्लाइमेटिक जोन के को हम बोलते हैं बायोम, जैसे ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये जो जोन है इक्वेटर के दोनों को ये कहता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन जहाँ पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे दोनों ओर सीधी पड़ रही हैं, वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन से जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगी उष्णता घटेगी, इसको क्या बोलेंगे हम? सब ट्रॉपिकल जोन। जब गर्मी थोड़ा सा घटेगी तो सब ट्रॉपिकल जोन। जब प्रकाश की तीव्रता में और कमी हो जाएगी तो ठंडा क्षेत्र या टेम्परेट जोन, और जब टेम्परेट जोन बहुत ठंडा हो जाता है तो बर्फ हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर जोन। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर ये आपका नॉर्थ पोल की तरफ जैसे चेंज आते हैं, सेम वैसे चेंज साउथ पोल की तरफ भी आते हैं, और साउथ पोल की तरफ बढ़ने पर भी हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर जोन वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे हमें उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने को देखने को मिलते हैं, वैसे ही साउथ पोल की ओर हमें ये जोन देखने को मिलते हैं। तो
आप देखेंगे कि एक विशेष जोन में एक विशेष तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और उस क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर ही वहाँ पर विभिन्न तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे मैंगो आपको पोलर जोन या टेम्परेट जोन में नहीं मिलेगा, वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन तक ही मिलेगा, क्योंकि मैंगो के लिए प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा चाहिए, डे टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए, दिन की जो है अवधि ज़्यादा चाहिए। तो ट्रॉपिकल जोन में प्रकाश की उपलब्धता के कारण आपको बड़ी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे। मैंगो का भी, आम का भी वैसे ही पौधा है। लेकिन आप सोचें कि हमें देवदार मिल जाए, पाइन मिल जाए, वो पाइन नुकीली पत्ती पत्तियों वाले लंबे जो वृक्ष हैं वो टेम्परेट जोन में मिलेंगे, मौसम चेंज हो जाएगा। पोलर जोन में बर्फ़ मिलेगी और कुछ विशेष तरह की ट्री जो उस एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं वो मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अलग अलग बायोम पृथ्वी में पाए जाते हैं। इन बायोम का पर प्रोडक्टिविटी की क्या स्थिति है उसको एनसीईआरटी ने एक चार्ट के साथ में समझाया है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो चार्ट दिया गया है वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी यानी इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको दिखाने के लिए ये चार्ट दिया गया है, जिसमें मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन रेनफॉल ये दो पैरामीटर दिए गए हैं। नीचे वाली जो लाइन है वो मीन एनुअल हाल को दर्शाती है और जो वर्टिकल लाइन है वो मीन एनुअल टेम्परेचर को दर्शाती है। डिग्री सेंटीग्रेड में ये दो लाइन, जिसमें ये टेम्परेचर की जो लाइन है तो ये है 0 डिग्री, कुछ एक जो हम 0 माइनस 5 डिग्री और माइनस 10 डिग्री को शो कर रहे हैं। ऊपर जो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री ये टेम्परेचर की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और इसी तरह से रेनफॉल में हम रेनफॉल को पचास, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ये वार्षिक वर्षा या रेनफॉल को हम दूसरे कॉलम में दिखाएंगे। आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में हम शो करते हैं और वार्षिक वर्षा को हम मिलीमीटर में शो करते हैं, इतने मिलीमीटर वार्षिक वर्षा हुई, ठीक है। इसमें शो करते हैं मिलीमीटर। तो एनुअल मीन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और मीन एनुअल रेनफॉल मिलीमीटर में शो करते हैं। और इस प्रकार से हमने ये जो दो इनऑर्गेनिक फैक्टर दिए, एक टेम्परेचर और दूसरा वाटर। रेनफॉल मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और टेम्परेचर, ये दोनों इनऑर्गेनिक फैक्टर हैं। और इन इनऑर्गेनिक फैक्टर का क्या प्रभाव जीवों पर पड़ता है उस प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में।
फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी यानी जीवों के जो समूह हैं विशेष तरह के विशेष क्लाइमेटिक कंडीशन वाले होते हैं बायोम, और उन पर टेम्परेचर और वाटर का प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का जो एरिया है, इस एरिया में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि 50 से भी कम है। तो हम और कम में रखें, 100 तक नहीं पहुँच पा रही है। टेम्परेचर आपका 10 डिग्री तक है, इससे कम नहीं होता। और ये क्षेत्र का अगर हम आकलन करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, 30, 40 तक 50 तक पहुँच जाता है, ये हम मीन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो और वार्षिक वर्षा कम हो रही है, ऐसा एरिया कहलाता है डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया में आपको मालूम है कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। और इसी तरह से जो ग्रासलैंड का एरिया है, उस ग्रासलैंड के एरिया में टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा डाउन भी हो जाता है, लेकिन वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास पर पहुंच जाती है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा है। ये क्या है आपका ग्रास। वहीं पर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की देखते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर तो आपका 20 डिग्री से ऊपर ही रहता है, औसत 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है। वार्षिक वर्षा 400 डिग्री सेंटीग्रेड मिलीमीटर तक पहुँच जाती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से और वार्षिक वर्षा ज़्यादा होने से ये एरिया अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। यदि जब वाटर रेनफॉल ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम सदाबहार वन भी कहते हैं, 12 महीने हरियाली रहती है। इसके बाद हम यही टेम्परेट फॉरेस्ट को देखें। टेम्परेट फॉरेस्ट की स्थिति, टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा कम है, और टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद कोनिफेरस फॉरेस्ट में टेम्परेचर और कम है। ये कौन सा हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, और ये है आपका कोनिफेरस फॉरेस्ट। और एक जो और आपका बचा आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और कभी कभी 0 तक पहुँचता है। रेनफॉल वहाँ पर मैक्सिमम जो है 100 सेंटीमीटर तक की होती है। ये कहलाता है आर्कटिक या एल्पाइन टुंड्रा बायोम। तो आप देखेंगे कि जिस बायोम में ये बायोम जिस बायोम में
टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी का रिचार्ज आप इसको ऐसे दें, इस क्रम के समानांतर ये प्रोडक्टिविटी जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस होती है वो उसका प्रोडक्टिविटी का लेवल है। तो इस प्रकार से मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहाँ पर वाटर प्रेसिपिटेशन 400 मिलीमीटर तक होता है और टेम्परेचर जो है औसत 30 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया वाला एरिया आपका एल्पाइन या टंडरा जोन है। इसका मतलब जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, प्रकाश की उपलब्धता कम होने के कारण रेनफॉल भी, बारिश, पानी जो है बर्फ में जम जाता है तो पानी का उपयोग नहीं हो पाता, इस तरह से प्रोडक्टिविटी घट जाती है। जिससे आपको समझ में आ रहा है कि जो एबार्टिक फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और कंजम्पशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वाटर कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर घटने के साथ में वाटर कंजम्पशन घटता है, प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। इसलिए लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया आपका एल्पाइन जोन या टंडरा जोन है, ठंडा क्षेत्र है, और मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया आपका गर्म जोन है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा भी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो आपसी इंटरेक्शन है उससे किसी क्षेत्र की, किसी बायोम की प्रोडक्टिविटी निर्धारित होती है, और ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है वो एबार्टिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर और कंजम्पशन ऑफ वाटर, इन दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए हमें विस्तृत रूप से एबार्टिक फैक्टर्स के प्रभाव को पढ़ना है, और जब हम इन एबार्टिक फैक्टर्स के प्रभाव को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि प्रमुख एबार्टिक फैक्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिए हैं वो लाइट, टेम्परेचर, वाटर और विंड ये बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? प्रमुख एबार्टिक फैक्टर कौन कौन से हैं? लाइट, टेम्परेचर, वाटर और विंड। ये 4 एबार्टिक फैक्टर हैं जिनके प्रभाव के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है, और इन फैक्टर्स में आपको समझ में आया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये टेम्परेचर है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर ही वाटर कंजम्पशन को निर्धारित करता है, टेम्परेचर ही मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करता है, शरीर के अंदर के सिस्टम को बैलेंस करता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हम लोग कैसे जीव हैं? होम्योथर्मिक एनिमल। हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए उस निश्चित टेम्परेचर पर विशेष तरह के एंजाइम सक्रिय हो पाते हैं। अगर हमारे शरीर में यह टेम्परेचर घट जाए या बढ़ जाए तो शरीर के अंदर होने वाली एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंज होने लगती है। आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है, यानी एंजाइम को काम करने के लिए एक विशिष्ट टेम्परेचर, तापमान चाहिए। वो तापमान अगर उसके लिए उपयुक्त है तो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से चलती है। टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है। अब जैसे अब उस मेटाबॉलिज्म को अगर मेंटेन करना है तो हमें टेम्परेचर को अपने अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो क्षमता जिसमें है वो सब जगह सर्वाइव कर जाएगा। ऐसे एनिमल जो मेटाबॉलिक बैलेंस को बनाए रखते हैं, जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट करने की क्षमता रखते हैं, टेम्परेचर बाहर का कितना भी कम या ज़्यादा हो, शरीर के अंदर टेम्परेचर को स्थायित्व देते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिथर्मल एनिमल्स। क्या बोलते हैं? यूरिथर्मल।
टेम्परेचर के आधार पर हमने डिस्कस किया कि ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट करने में सक्षम होते हैं उनको बोलते हैं यूरीथर्मल एनिमल्स, और ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यूरीथर्मल एनिमल्स को ये क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंतर्गत आप देखेंगे एनिमल किंगडम में बर्ड्स एंड मैमल्स दो ग्रुप आते हैं। इसीलिए आप पाते होंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आप आर्कटिक जोन में चले जाएं, चाहे आप इक्वेटोरियल जोन में चले जाएं, सब जगह पर बर्ड्स और मैमल्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको देखेंगे कि रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, ये टेम्परेचर के साथ में अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाते। उनको एक निश्चित तापमान चाहिए, उस तापमान पर ही वो सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की एक नैरो रेंज पर ही जीवित रह पाते हैं उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और या स्टीनोथर्मल एनिमल। क्या बोलते हैं? स्टीनोथर्मल एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या स्टीनोथर्मल एनिमल्स ऐसे एनिमल दे कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज of temperature are called thermal animals. That animal can tolerate wide range of temperature is called eurythermal animals. Cold blooded animals के अंतर्गत फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया आ जाते हैं। आप देखते हैं जब ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा सर्दी होगी तो आपको रेप्टाइल्स नहीं मिलेंगे, फ्रॉग नहीं मिलेंगे। टेम्परेचर जैसे ही बैलेंस होगा वो आ जाएंगे, आपको निकल लेंगे उसके बाद। फिश पर टेम्परेचर का जो प्रभाव पड़ता है, आप देखते हैं पानी कहीं पर अगर नदी में ज़्यादा है तो फिश के पास ऊपर से लेकर के नीचे तक टेम्परेचर की बहुत सारी रेंज होती है जिस पर वो सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर जैसे बांदा में अपना के नदी वाला एरिया है, एकदम से बरसात के बाद तो पानी बढ़ता है लेकिन बारिश के बाद गर्मियों में पानी घट जाता है। पता चला 2 फीट पानी है, अब 2 फीट पानी में टेम्परेचर सीधा पड़ रहा है, या 1 फीट पानी है, नदी बहुत छोटी सी सकरी हो गई, गहराई कम है, तो वहाँ पर फिश पानी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिश की सर्वाइविलिटी घटेगी। यानी स्पेसिफिक फिशेस जो उस गर्म क्लाइमेट में जीवित रह सकती हैं वही वहाँ रह पाएंगी, सभी फिशेस उस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन फिशेस में उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं है। जैसे फिशेस में स्टीनोथर्मल है। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल फैक्टर है। इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने एवार्डिक फैक्टर के अंतर्गत बताया टेम्परेचर के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर के कारण प्रोडक्टिविटी घट रही है। ये प्रोडक्टिविटी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसी टेम्परेचर के आधार पर ही आपको हमने बताया था कि इकोसिस्टम में ये जो बायोम बन जाते हैं, ये हो गया आपका कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल के बाद ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, उसके बाद हो गया ये टेम्परेट जोन और फिर ये पोलर जोन। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर जोन। ये जो जोनेशन हो रहा है किसके आधार से हो रहा है? टेम्परेचर के आधार। तो टेम्परेचर
पूरी पृथ्वी के बायोम की इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करता है और उसी के कारण ही प्रोडक्टिविटी घटती है बढ़ती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसमें विशेष तरह के पौधे या जीव सर्वाइव कर पाएंगे, टेम्परेचर कम है तो जीवों की दूसरी प्रकृति के जीव वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी के आधार पर आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में कि जिस तरह से लगातार पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी के प्रभाव के बारे में ग्लोबल वार्मिंग के तहत बताया जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो पोल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलेगी। ग्लेशियर जो पहाड़ों में ऊपर है वहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी। तो जब वहाँ की बर्फ पिघलेगी तो जो ऊपरी क्षेत्रों पर बर्फ के कारण पहाड़ों की बर्फ से जो हिमाद्री बोलते हैं वहाँ से लगातार रिस करके जो पानी नीचे गिरता है उसी से नदियाँ चलती हैं। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी पूरे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, नदियों में जो पानी खत्म हो जाएगा, बाढ़ के कारण तेज बहाव होगा और बाद में नदियाँ सूख जाएंगी। तो बरसात में बाढ़ और गर्मियों में सूखा एक समस्या स्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जो नदी के आश्रित क्षेत्र हैं। और जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जो तल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के बहुत सारे शहर डूबने के कगार पर पहुंच रहे हैं। मालदीव के साथ भारत का समझौता है, अगले 20-30 साल के अंदर मालदीव को 50 के आसपास वहाँ के लोगों को भारत ले लेगा। इस तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं, वो देश ही डूब जाएंगे। तो ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके पीछे कारण है हमारा टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के कारण बहुत सारे क्षेत्र जो आज ग्रीनलैंड है, आज जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कल के दिन ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेनफॉल घट जाएगा, वो डिजर्ट की चीज़ ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रीन ग्रासलैंड डिजर्ट में क्षेत्र में लगेंगे। जो आर्कटिक जोन है वो गर्म होकर के कोनिफेरस या टेम्परेट फॉरेस्ट में चेंज होने लगेंगे, जहाँ पर ठंडक पड़ रही है वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। तो आज जो लो प्रोडक्टिव एरिया है आपका आर्कटिक अल्पाइन जोन जिसको साइबेरियन जोन कहते हैं वो बदला टेम्परेट जोन में चेंज हो जाएगा, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण। और जो क्षेत्र आपके गर्म हैं ट्रॉपिकल या ग्रासलैंड वो ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण डिजर्ट में चेंज होने लगेंगे। इस तरह से पूरी दुनिया में एक बड़ा उथल पुथल होगी। उसके पीछे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज द महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर है। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। धन्यवाद आज के लिए।